Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are back with lecture number 17. I am Shahzad Ahmed Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. Okay, let's start with the summary of previous lecture. What we covered in our previous lecture. In our previous lecture, we started the manipulative part of SQL. We started chapter number 5 and that is SQL data manipulation. We talked about objectives of SQL. We talked about the history of the SQL. We briefly covered the importance of the SQL and how basically the SQL is providing a lot of facilities to certain standards and database management system. We started to write SQL statements and we covered some basics about writing a SQL statements and finally we started with the select statement. अब एक चीज आप अपने ज़हन में रख लें कि select statement जो है that is the most frequently used SQL statement और जो data retrieval जो है आपका वो सबसे ज़्यादा important है क्योंकि आपने जितनी भी decision making करनी होती है किसी भी organization में management में जो लोग बैठे होते हैं they have to take certain decisions and those decisions are based upon some knowledge from the database. हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको लिखना स्टार्ट कर दिया था और आई एश्योर यू इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज और थोड़ा सा लॉजिकली आपने चीज़ों को देखना है और कुछ रूल्स को सीखना है. दीज आर अवर टूडेज लेक्चर आउटलाइन. सबसे पहले आज हम रो सिलेक्शन यूजिंग वेयर क्लॉज के बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद हम वेयर क्लॉज एंड सर्च कंडीशंस को देखेंगे. फिर हम लोग सॉर्टिंग रिजल्ट्स यूजिंग ऑर्डर बाय क्लास को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरह वो परफॉर्म होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो ड्रीम होम के स्टडी है ये हमारी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो फिर आपको कोई भी जो क्यूरी से रेलिवेंट चीज़ है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. अब सबसे पहले जो हम लोगों ने ड्रीम होम केस स्टडी देखी थी उसमें हमने डिफरेंट टेबल्स देखे थे. फर्स्ट वन जो हमारा टेबल है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच का टेबल है और ये उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं. इसी तरह स्टाफ का टेबल है और ये स्टाफ के एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुए हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है और इसी तरह उसके एट्रीब्यूट्स आप देख सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टेबल है क्लाइंट का टेबल है और क्लाइंट के भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन हुए हैं. नेक्स्ट प्राइवेट ऑनर का टेबल है और ये भी इसके सारे जितने एट्रीब्यूट्स जो हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा टेबल है व्यूइंग का टेबल है और व्यूइंग के ये 4 एट्रीब्यूट्स आपके सामने शो हो रहे हैं. अब इससे मैं बार बार इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम ड्रीम होम के स्टडी के इन तमाम टेबल्स रिलेशंस को ब्रीफली जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम लोग इस ड्रीम होम के स्टडी के इंस्टेंस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि रिलेशंस के अगेंस्ट उसके एट्रीब्यूट्स और उसके रिकॉर्ड्स में फील्ड्स में जो डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा है. इसी तरह ये देखें ये ब्रांच टेबल है उसके अगेंस्ट उसके एट्रीब्यूट्स और ये टपल्स आपको शो हो रहे हैं. स्टाफ टेबल के एट्रीब्यूट्स आपको शो हो रहे हैं ये सारे और उसके अगेंस्ट जितनी ये टपल्स हैं आपको शो हो रही हैं. नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है उसके भी अगेंस्ट आपको ये तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जितना रिकॉर्ड है जितना डेटा है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है. नेक्स्ट क्लाइंट का टेबल है इसी तरह क्लाइंट के ये एट्रीब्यूट्स हैं और इनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट जो हमारे रिलेशंस हैं वो प्राइवेट ओनर का है. प्राइवेट ओनर के भी ये 5 एट्रीब्यूट आपको शो हो रहे हैं और इन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट ये 4 टपल्स आपको शो हो रही होंगी यहाँ पे. इसी तरह व्यूइंग का रिलेशन है व्यूइंग के ये तमाम एट्रीब्यूट्स हैं और इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट टपल्स में ये जो रिकॉर्ड है ये आपको शो हो रहा है. और लास्ट जो आपका रिलेशन है रजिस्ट्रेशन का है उसके अगेंस्ट 4 एट्रीब्यूट्स गिवन है और इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट ये आपको 4 टपल्स हैं और इनमें सारा रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हुआ है. ओके लेट्स स्टार्ट विद रो सिलेक्शन वेयर. पिछले लेक्चर में हमने जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखी उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि हमने सारी की सारी रोज सिलेक्ट की. हमने कोई अगर स्पेसिफिक सिलेक्शन की
या रिलेशनल अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने सिर्फ प्रोजेक्शन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया था। हमने कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स को तो रिस्ट्रिक्ट किया हमने पिछले लेक्चर तक, रो के हवाले से कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं की। लेकिन इस लेक्चर में हमारा पहला जो टॉपिक है वो रोज की सिलेक्शन है। आपको हमेशा इस किस्म की सिचुएशन चाहिए होती है कि आपके जो टेबल्स हैं उनके अंदर बाज औकात मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे या बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे, डिपेंड के आपका किस किस्म का डेटाबेस है। या रिकॉर्ड कम भी हो सकते हैं और रिकॉर्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा है तो हमें स्पेसिफिक कुछ डेटा चाहिए होता है या हमें अपनी मर्जी की रोज या टपल्स चाहिए होती हैं। तो फिर एसक्यूएल में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू बेसिकली हम वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रो सिलेक्शन जो है वो वेयर क्लॉज की मदद से अचीव किया जाता है। अगर आपको याद हो तो पिछली हमने जनरल फॉर्म जो देखी थी रिप्रेजेंटेशन सिलेक्ट स्टेटमेंट की, तो उसमें हमने देखा था सिलेक्ट और फ्रॉम जो हैं दो मैंडेटरी आपके क्लास हैं, बाकी हैविंग, ग्रुप बाय, वेयर और ऑर्डर बाय जो थे वो आपके ऑप्शनल क्लास थे। जब भी हम रोज को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सी रोज हमें चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, तो वो हम वेयर क्लॉज की मदद से करेंगे। वेयर एक कीवर्ड है, वेयर जहां पर भी आएगा इट मीन्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड, विल बी बेसिकली selecting or retrieving particular rows. Keyword where is followed by a search condition. There are 5 basic search conditions or predicates using the ISO terminology available. यानी ऐसी 5 सर्च कंडीशंस हैं जिनके ऊपर ISO टर्मिनोलॉजी, प्रेडिकेट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं। वन बाय वन हम इन कंडीशंस को देखेंगे और कैसे हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। कीप इन माइंड द वेयर क्लॉज इज इक्विवेलेंट टू द रिलेशनल अलजेब्रा सिलेक्शन ऑपरेशन। जैसा कि हम ऑलरेडी रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन ऑपरेशन पढ़ चुके हैं वो कैसे काम करता है, तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। हमने कहा कि 5 हमारे पास बेसिक जो है सर्च कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी जो है वो कंपैरिजन की है। इट बेसिकली कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ वन एक्सप्रेशन टू द वैल्यू ऑफ अनदर एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग कंपैरिजन की एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें जस्ट वो वाला स्टाफ चाहिए जिसकी पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन अप्लाई होगी वो कौन सी अप्लाई होगी? कंपैरिजन की। उसके बाद आपकी रेंज हो सकती है। जो सेकंड हमारी कंडीशन है दैट इज रेंज। मसलन मैं कहता हूं कि मुझे तमाम ऐसे स्टाफ का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी जो है 20,000 और 30,000 के दरमियान है। तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? रेंज अप्लाई करेंगे। तीसरी जो है वो है सेट मेंबरशिप। मेंबरशिप के हवाले से ये है कि मसलन अगर आप देखना चाहें कि किसी भी एक्सप्रेशन की जो एक सेट आपको वैल्यूज दिया हो उसके अंदर से कोई भी वैल्यू ठीक है तो वो वाली रो सेलेक्ट कर लो। तो मसलन आप कहते हैं कि मुझे तमाम उन लोगों का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है या 30,000 है। तो सेट मेंबरशिप के थ्रू आप उस सेट के अंदर जो जो चीजें डिफाइन करेंगे तो फिर उस रो की हर उस सेट में से वैल्यू के अगेंस्ट वो मैचिंग अगर होती है कोई भी एक की तो डेफिनेटली वो रो जो है सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो रो सिलेक्ट नहीं होगी। चौथा जो हमारा सिनेरियो है वो पैटर्न मैच है और पैटर्न मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें स्पेसिफिक पैटर्न आपको डेटा में से सर्च करना है। मिसाल के तौर पर आप देखना चाहते हो कि कितने हमारे एम्प्लॉयज जो हैं जिनका नाम स्मिथ है
या जिनके नाम ABC से स्टार्ट हो रहे हैं, या ऐसा डेटा जिसके अंदर लंदन नेम आ रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? पैटर्न मैच। आखिरी जो हमारा सर्च कंडीशन है दैट इज नल। कीप इन माइंड null is not equivalent to blank or not equal to zero. Null is basically taken as a value and that is unknown. अब हम लोग कंपैरिजन सर्च कंडीशन को एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000। हमें सिर्फ उस स्टाफ का डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। वेयर यहाँ पे एक क्लॉज है और वेयर के बाद आपकी यहाँ पे क्या आएगी? सर्च कंडीशन। तो सबसे पहले देखें, हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट लेंगे और उसमें हमने ये 5 एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए हैं: स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन एंड सैलरी। फ्रॉम स्टाफ टेबल वेयर आपका यहाँ पे क्लॉज है और क्लॉज के बाद आपकी क्या है? सर्च कंडीशन। तो सर्च कंडीशन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज सैलरी एट्रीब्यूट ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सैलरी एट्रीब्यूट को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम लोग सैलरी के अगेंस्ट जो है वो तमाम रोज सिलेक्ट करवा रहे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे सैलरी का एट्रीब्यूट हम लोग मैच करवाएंगे, यानी सैलरी जिन स्टाफ की 10,000 से ग्रेटर है वो वाली तमाम रोज और तमाम टपल्स हमें आउटपुट में शो होंगी। जी, जब हम इस स्टेटमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट शो होगा वो इस टेबल की फॉर्म में शो होगा। ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन किए थे, और ये आपका सैलरी एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हमने कंडीशन अप्लाई की थी कि सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो ये आप देखें, आपको यहाँ पे 4 टपल्स शो हो रही हैं। ये वो स्टाफ हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ग्रेटर है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट सैलरी आपको 30,000 शो हो रही है, सेकंड 12,000, थर्ड जो है 18,000 और फोर्थ जो है 24,000। तो होप सो आपको ये चीज क्लियर होगी। In SQL, there are some simple comparison operators which are given below. First one is equal to operator and second one is less than, greater than, means not equal to. ISO स्टैंडर्ड की बात करें तो नॉट इक्वल टू को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम सम डायलेक्ट्स की बात करें, हमने ऑलरेडी बात की थी कि डायलेक्ट किसे कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो बाज जगह नॉट इक्वल टू के लिए जो साइन यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके साथ इक्वल टू ऑपरेटर, यानी बाज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम नॉट इक्वल टू के लिए लेस देन, ग्रेटर देन यूज करेंगे, लेकिन बाज ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पे नॉट इक्वल टू के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू साइन के साथ। सेकंड जो है वो आपका क्या है? लेस देन है ऑपरेटर, उसके बाद लेस देन इक्वल टू है, greater than or equal to. Next point is complex predicate using logical operators and or not. इसका मतलब क्या है कि जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस आ जाएंगी, तो उन मल्टीपल कंडीशंस का मतलब है कि जब आपकी 2 कंडीशंस आ जाएंगी, तो 2 कंडीशंस में जो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं वो आपका एंड ऑपरेटर हो सकता है, और ऑपरेटर हो सकता है और नॉट ऑपरेटर हो सकता है। एंड ऑपरेटर के केस में क्या होगा कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो वो आपको आउटपुट जनरेट करेगा। और ऑपरेटर के केस में क्या होगा? दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और नॉट का मतलब क्या है? निगेशन, कि अगर ट्रू है तो फॉल्स आउटपुट में शो करेगा और अगर फॉल्स है तो आउटपुट में ट्रू शो करेगा। लास्ट वन जो पॉइंट है उसमें ये है पैरेंथेसिस टू शो द ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन, कि जब आप कंडीशंस डिफाइन करते हैं तो उसमें कोई प्रायोरिटी डिफाइन नहीं है, तो प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए हम लोग उस कंडीशन के अंदर पैरेंथेसिस यूज कर लेंगे कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले पैरेंथेसिस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाए और उसके बाद जो दूसरे ऑपरेटर्स इस एक्सप्रेशन में आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए। ओके, नाउ वी डिस्कस सम एक्सप्रेशन एवेल्युएशन। अच्छा, जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे सर्च कंडीशन के अंदर, तो देयर आर सर्टेन रूल्स कि एवेल्युएशन आपकी किस बेसिस पर होगी।
तो वो रूल्स जो हैं, फर्स्ट रूल जो आपका है दैट इज एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, यानी एक्सप्रेशन हमेशा आप एवेल्युएट करेंगे लेफ्ट टू राइट साइड। सेकंड पॉइंट इज सब एक्सप्रेशंस इन ब्रैकेट्स आर एवेल्युएटेड फर्स्ट, कि अगर आपकी सब एक्सप्रेशन डिफाइन हैं तो हमेशा ब्रैकेट्स में होंगी और उनको सबसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज नॉट्स आर एवेल्युएटेड बिफोर एंड्स एंड ऑर्स, यानी आपकी ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए हैं तो सबसे पहले नॉट परफॉर्म होगा, उसके बाद एंड और उसके बाद और परफॉर्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस एंड्स आर एवेल्युएटेड बिफोर और, इसका मतलब ये है कि जो एंड ऑपरेशन है वो और से पहले एवेल्युएट किया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू रिमूव एनी पॉसिबल एम्बिग्विटीज, यानी कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको नहीं पता कि ये वाला पार्ट पहले सॉल्व किया जाए और ये वाला पार्ट बाद में सॉल्व किया जाए, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ पहले परफॉर्म होनी चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे उस एक्सप्रेशन में जो हम एज्यूम करें कि ये पार्ट पहले सॉल्व होना चाहिए हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके एम्बिगुअस रिजल्ट्स जनरेट नहीं होंगे। Okay, next example is regarding compound comparison search condition। compound का मतलब क्या है? complex, जहाँ पे आपकी complex conditions आ जाएंगी तो फिर वहाँ पे आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लिस्ट एड्रेसेस ऑफ ऑल ब्रांच ऑफिसेज इन लंदन और ग्लासगो। ठीक है, हम ऐसे ऑफिसेज की बात कर रहे हैं, ऐसी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं जिनके ऑफिस सिर्फ लंदन में या ग्लासगो में। तो यहाँ पे देखें और का वर्ड यूज हो रहा है, तो तमाम एड्रेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे और सिलेक्ट के साथ हमने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑल ब्रांच ऑफिसेज एड्रेस जो है तमाम ब्रांचेस के बारे में बात हो रही है ना, तो तमाम एट्रीब्यूट्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हम लोग तमाम एट्रीब्यूट्स को लिखने की जगह हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक यूज कर लेंगे। फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच टेबल में से हम लोग ये निकालेंगे वेयर। अब जो आपने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करनी है वो वेयर क्लास के थ्रू करनी है और यहाँ पे हमने सिंपल जो कंडीशन दी है वो क्या है, सिटी इक्वल्स टू लंदन और ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया और आपका कीवर्ड है सिटी इक्वल्स टू ग्लासगो और इस स्टेटमेंट को हमने सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इस टेबल में ये डिफाइन किया गया है इस स्टेटमेंट में कि हमें जस्ट वो वाले सिटी शो होंगे जो लंदन में या ग्लासगो में, किस टेबल में से, ब्रांच टेबल में से। तो अब हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट सही प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही। जी, तो आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं हमारी ये वो तीन ब्रांचेज हैं B005, B003, B002, जो कौन से सिटी में, लंदन में, ग्लासगो में और लंदन में। तो हमारी कंडीशन भी वही थी कि जस्ट हमें वो वाली ब्रांचेस शो हों, ब्रांच ऑफिस शो हों जो कि लंदन या ग्लासगो सिटी के अंदर है। तो टेबल में से जब आउटपुट शो हुई है तो हमें जस्ट 3 टपल्स उसके अगेंस्ट मिली हैं। हाँ जी, जो हमारी नेक्स्ट सर्च कंडीशन है दैट इज रिलेटेड टू रेंज, और रेंज के अंदर हमारी दो कंडीशंस आ जाती हैं, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन करते हैं, लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से ये चीज़ डिपिक्ट हो रही है कि यहाँ पे किसी रेंज की बात की जा रही है कि 20,000 और 30,000 के दरमियान, बिटवीन का वर्ड यहाँ पे यूज हो गया कीवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें हमने सिलेक्ट कीवर्ड यूज किया, उसमें हमने ये एट्रीब्यूट्स ले लिए, स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, सैलरी, फ्रॉम स्टाफ टेबल, क्योंकि आप देखें यहाँ पे स्टाफ की बात की जा रही है तो हम स्टाफ रिलेशन को लेंगे। वेयर क्लास यूज किया, उसमें हमने एट्रीब्यूट कौन सा लिया है, सैलरी। सैलरी का एट्रीब्यूट हमने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने सैलरी के एट्रीब्यूट को जस्ट कंपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि हमने सैलरी के अगेंस्ट आउटपुट जनरेट करनी है और वो क्या है, 20,000 एंड 30,000, बिटवीन 20,000 एंड 30,000। तो उसके बाद आपने यहाँ पे बिटवीन कीवर्ड यूज किया, 20,000 दिया,
एंड कीवर्ड यूज किया और यहाँ पे 30,000। तो इस केस में क्या है, वो वाला स्टाफ आपको सिर्फ शो होगा जिनकी सैलरी 20,000 और 30,000 के दरमियान है, यानी 20,000 भी है तो वो भी शो होगा, 30,000 है वो भी शो होगा, और इनके दरमियान जितनी है वो भी आपको शो होंगी। यहाँ पे लास्ट में यही लिखा हुआ है, बिटवीन टेस्ट इंक्लूड्स द एंड पॉइंट्स ऑफ रेंज। ठीक है, तो इसमें आपको एंड पॉइंट्स भी शो करवाएगा। जी, तो अब आप इस टेबल का रिजल्ट देखें तो इसमें हमारे पास ऐसे दो स्टाफ नंबर ही हैं, दैट इज SL21 एंड SG5, जिनकी सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 30,000 है। देखें तो यहाँ पे 30,000 भी उसने शो करवा दिया है और 24,000। इसके अलावा कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जिसकी सैलरी 20 से 30 के दरमियान रेंज कर रही हो। अगर हम निगेशन की बात करें तो उसमें हम बिटवीन के अगेंस्ट यहाँ पे नॉट बिटवीन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बिटवीन के अगेंस्ट जो कंडीशन लगा दी है, वहाँ पे क्या की है, सैलरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन आर इक्वल टू 30,000। तो इस केस में भी जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब आप बिटवीन कंडीशन यूज़ करेंगे ना, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो वो सिंपल है, और अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें जो बिटवीन कंडीशन है वो ज़्यादा फिजिबल है। आप लोग देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू भी आपके जो रिजल्ट हैं वो सेम एज इट इज़ हैं जो हमने बिटवीन केस में यूज़ की हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों वही स्टाफ मेंबर हैं जिनकी सैलरी बिटवीन 20 एंड 30,000 है। नेक्स्ट जो हमारी सर्च कंडीशन है दैट इज सेट मेंबरशिप कंडीशन, और इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इन एंड नॉट इन। इन जो है वो आपका यहाँ ऑपरेटर है। ठीक है, इन एज अ ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट ऑल मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि तमाम मैनेजर्स और जो सुपरवाइजर्स हैं उनको शो करवा रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या यूज़ किया, सेलेक्ट, उसके अगेंस्ट ये चार एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए हैं, और एट्रीब्यूट में हमने यहाँ पे देखें पोजीशन लिया है। फ्रॉम स्टाफ, स्टाफ रिलेशन में से वेयर, वेयर के साथ जो आपने कंडीशन दी है उसमें जो कंडीशन ली है वो पोजीशन ली है। पोजीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जस्ट उन स्टाफ को देखना चाह रहे हैं जिनकी पोजीशन या तो मैनेजर है या तो सुपरवाइजर है। तो पोजीशन के बाद आपने इन ऑपरेटर यूज कर लिया है, और इन ऑपरेटर के अगेंस्ट हम दो चीजें स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो मेंबर्स, जो वो स्टाफ जो कि या तो मैनेजर हो और जो या तो सुपरवाइजर हो। तो यहाँ पे ये देखें लिटरल यूज कर लिया हमने, स्ट्रिंग लिटरल पढ़ा था उसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर कॉमा सुपरवाइजर के। इस केस में क्या होगा कि अगर आपके स्टाफ रिलेशन में मैनेजर है तो वो भी शो करवा दे, स्टाफ रिलेशन में अगर कोई सुपरवाइजर है तो वो भी शो करवा दे, या दोनों शो करवाएगा, मैनेजर भी और सुपरवाइजर भी। जी, तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो आपको आउटपुट जनरेट हो रही है, आप देखें ऐसे तीन स्टाफ मेंबर्स हैं, SL21, SG14, SG5, जिनकी पोजीशन क्या है, मैनेजर, सुपरवाइजर, मैनेजर। ठीक है, तो आपको होप सो अब ये चीज़ क्लियर होगी। अगर ये सिर्फ मैनेजर होते तो यहाँ पे सुपरवाइजर शो ना हो रहा था, लेकिन हमारी कंडीशन में क्या था कि हमें मैनेजर टेबल के अंदर है तो वो भी शो करवाए, सुपरवाइजर है तो वो भी शो करवाए। तो स्टाफ रिलेशन के अंदर ये दोनों मौजूद थे, इसलिए वो तीनों स्टाफ जो हैं इसने शो करवा दिए, जो कि मैनेजर और सुपरवाइजर एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर हम निगेटेड वर्जन की बात करें तो उसमें हम लोग नॉट इन ऑपरेटर यूज करेंगे। अब इसी क्यूरी को आप देखें, हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने पीछे वेयर, ठीक है, पोजीशन इन, और उसके पैरेंथेसिस में हमने मैनेजर कॉमा सुपरवाइजर किया था। तो हम लोग इसको इस तरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेयर पोजीशन इक्वल्स टू मैनेजर, और कीवर्ड यूज किया है पोजीशन इक्वल्स टू सुपरवाइजर। तो इसके अगेंस्ट भी जो आपको आउटपुट जनरेट होगी वो सेम एज इट इज होगी जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखी है। लेकिन जो इन ऑपरेटर है वो मोर एफिशिएंट देन
देन अदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जब आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें आप बार बार और एंड तो नहीं यूज़ करेंगे ना। तो उसमें जब हम ज़्यादा हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ या कंडीशंस आ जाएं तो फिर हम लोग उसको इन ऑपरेटर के थ्रू ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ईजिली रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं और वो ज़्यादा एफिशिएंट है।